हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में जो है हम लोग यहाँ तक कंसिडर किए हुए थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लेकर के रेट का कंसेप्ट हम लोग लाए थे। यहाँ दो रिएक्शन अभी हम लिखेंगे, इसमें दो रिएक्शन। एक रिएक्शन टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड अल्कली से OH माइनस लिख रहे हैं जनरल, तो यहाँ बन जाएगा प्रोडक्ट। नॉट OH माइनस डायरेक्टली नहीं आएगा कि OH है नहीं, OH का एक और सॉल्यूशन वगैरह होगा, लेकिन अभी बस समझने के लिए। और एक रिएक्शन हम लिख रहे हैं CH3I प्लस कुछ भी इसी के जैसा कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज PHS माइनस, और ये जा रहा है CH3SPH प्लस I माइनस। दोनों दिख रहा है हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। दोनों के दोनों जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ पीएच थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो मिथाइल ही लेकर के चलो, मिथाइल सल्फाइड हो जाएगा ऐसा। दोनों के दोनों सब्स्टिट्यूशन है। Br हट करके OH आया, यहाँ I हट करके जो है CH3S आया है, I हट करके CH3S आया है। तो सबसे पहला बात कि जो ग्रुप आ करके जुड़ रहा है नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है, मतलब न्यूक्लियोफाइल है यहाँ भी। लेकिन जो ग्रुप हट रहा है यहाँ Br यहाँ I हटने के बाद उस पर भी नेगेटिव चार्ज है ऐसा, तो इससे कहेंगे यहाँ हम लोग न्यूक्लियोफ्यूज। न्यूक्लियोफ्यूज यहाँ ये न्यूक्लियोफाइल हुए ना, इस वर्ड का अंतर है। फाइल फ्यूज, फ्यूज का मतलब वहाँ से निकल जाना। फ्यूज वर्ड का जो है ना, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं कि तार फ्यूज कर गया, फ्यूज कर गया मतलब वहाँ से कनेक्शन उसका ख़त्म हो गया, टूट गया, गल गया। वैसे ही कि यार न्यूक्लियोफ्यूज है मतलब इसका कनेक्शन इससे ख़त्म हो चुका है। और न्यूक्लियोफाइल, फाइल का मतलब बताए थे उसके प्रति जाना, जुड़ना। तो अभी यह नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है जो जुड़ रहा है, और ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है जो वहाँ से हट रहा है, कनेक्शन उसका खत्म हो रहा है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफ्यूज। या फिर इसे ही हम लोग लिविंग ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि यही ग्रुप यहाँ से लीव कर रहा है, हट रहा है, तो लिविंग ग्रुप कहेंगे हम लोग ऐसा। अब इन दोनों का जो एक्सपेरिमेंटल रेट मेजर किया गया है एक्सपेरिमेंटली, वह कहता क्या है जरा ध्यान से समझोगे। दोनों में देखो, ए सबस्ट्रेट हुए, ए न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट, मतलब ओवरऑल ये दोनों रिएक्टेंट हुए। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग रेट के बारे में पढ़े थे, तो इस रिएक्शन का रेट कुछ ऐसा कहता है कि रेट बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पावर 1। और नीचे वाले रिएक्शन का रेट कुछ ऐसा कहता है, रेट इक्वल टू K CH3I और CH3S माइनस ऐसा। इन दोनों रिएक्शन का रेट जो एक्सपेरिमेंटल मेजर किया गया है उस रेट की हम बात कर रहे हैं यहाँ। क्या अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? अंतर समझ में आ रहा है कि इसमें जो है रेट केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ है ही नहीं, और इसका सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड किया, रिएजेंट पे भी डिपेंड किया, दोनों पे। यही अंतर है। इस रिएक्शन की बात यदि करोगे तो यहाँ दोनों का पावर 1-1 आता है, जो हम अंदाज से नहीं लिख रहे हैं या एक्सपेरिमेंट कहता है, एक्सपेरिमेंटल है। अब यहाँ देखोगे तो पावर इसका 1 आया है, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हम लोग कह देंगे 1, और इसका ओवरऑल पावर देखोगे तो 1 + 1, 1 + 1 2, तो इसका ऑर्डर हम लोग कह देंगे 2। तो कहेंगे कि यह जो है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है, और यह सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर ऐसा। तो यह जो ऊपर वाला रिएक्शन है
जिस रिएक्शन का रेट केवल और केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड किया, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया, रिएजेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं किया, ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग कहते हैं SN1 रिएक्शन। और ये जो नीचे वाला रिएक्शन है जिसका रेट सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड किया, सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड किया, ऐसे रिएक्शन को ही हम लोग कहेंगे SN2 रिएक्शन। अब इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है हम लोग को, डिपेंड किया नहीं किया, इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब होता है। तो जैसे मान लो, जैसे लोग कहते हैं ना कि तुम उस व्यक्ति पे डिपेंडेंट हो, उस पे आश्रित हो, तो उस पे आश्रित होने का मतलब क्या हुआ कि यदि उसके कंडीशन में चेंजेज आ रहा है तो तुम्हारे भी कंडीशन बदलेंगे। यदि वो उसका स्थिति खराब हो रहा है तो तुम्हारा भी स्थिति खराब होगा। यदि हम उस पर डिपेंड कर रहे हैं तो, डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं तो, जैसे मान के चलो कि घर में कोई एक व्यक्ति कमाने वाला है, घर का मेन है, और उसी का तबीयत खराब हो गया तो घर के बाकी लोग भी प्रभावित होंगे, क्योंकि कमाने वाला एक ही था, तबीयत खराब हो गया, उसका कमाएगा नहीं तो बाकी लोग के पास भी इकोनॉमिक क्राइसिस आना है। तो ये हुआ कि उस पर डिपेंड किए। अब बगल वाले घर का उस वक्त आदमी कोई बीमार हो कि नहीं हो, पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा, उससे हमको क्या मतलब है, तो उस पर हम डिपेंड नहीं किए। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ यदि हम कह रहे हैं कि इस रिएक्शन का रेट केवल इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर नहीं कर रहा है, इसका मतलब हुआ कि न्यूक्लियोफाइल में आप क्या लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो बात ध्यान से सुनना कि SN1 रिएक्शन में आप न्यूक्लियोफाइल क्या लोगे और कितना लोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। क्या लोगे और कितना लोगे, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, व्हाट और हाउ मच, कितना लोगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, नहीं बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता है SN1 रिएक्शन में। इस तरह का रिएक्शन करवाना है, आप इसमें न्यूक्लियोफाइल 1 ml लो वही होगा, 1000 ml लो वही होगा, पूरा गैलन ही उलट दो वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल ज़्यादा लो चाहे कम लो, जब रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड कर ही नहीं रहा है तो फिर क्या है, कितना है, हमको क्या ही मतलब है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन नीचे वाले रिएक्शन में चूंकि रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ फर्क पड़ेगा कि ई जो हम ले रहे हैं क्या ले रहे हैं और ये हम कितना ले रहे हैं, इस पे फर्क पड़ेगा ऐसा। तो SN1 रिएक्शन में जो उसका रेट है वह केवल और केवल प्रभावित होता है सबस्ट्रेट के हिसाब से, सबस्ट्रेट के नेचर पे, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन जो SN2 रिएक्शन है उसमें सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों, इसीलिए हम लोग जब SN1 को पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा जोर सबस्ट्रेट पे देंगे, न्यूक्लियोफाइल का कोई वैल्यू उसमें है नहीं बहुत ज़्यादा, इसमें दोनों को वैल्यू बराबर देना होगा, सबस्ट्रेट को भी और न्यूक्लियोफाइल को भी, दोनों को इक्वल वैल्यू देना होगा। अब जो यहाँ लगा हुआ है SN1 और SN2, इसका मतलब समझ में आ ही गया होगा। ये 1 एक प्रकार से यहाँ ऑर्डर बता रहा है इसका कि वह किसी एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। 2 भी यहाँ ऑर्डर बता रहा है जो 2 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा। 2 मतलब 2 कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा, 1 एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करेगा ऐसा। तो ये SN1 में S समझ गए थे, N समझ गए थे, 1 बाकी था जो अभी समझ लिए, 2 बाकी था वो अभी समझ लिए, और ये रेट का क्या चक्कर है वो भी हम लोग को अभी अच्छे से समझ में आ गया। अब जो इसके लिए ग्राफ प्लॉट किया गया है ना, उस ग्राफ को जरा समझते हैं हम लोग। SN1 और SN2 का जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, एक साथ इसलिए लेकर के चल रहे हैं हम लोग ताकि समझने में आसानी हो। जब ग्राफ प्लॉट किया गया इन दोनों के बीच ऐसा, 2 चीज है ना, न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट है, तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ रेट लेंगे और यहाँ सबस्ट्रेट लेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का कंसंट्रेशन, शॉर्ट में टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ जो ग्राफ आया है इसके लिए वह कुछ इस तरह का आया है, ऐसा ग्राफ। और इस ग्राफ का मतलब जानते ही हो, इसको यदि मैच करोगे ऐसे, इस तरह से इसको मैच करते जाओगे
तो इसका मतलब हुआ कि जैसे ही टर्सरी ब्यूटाइल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा रेट भी बढ़ेगा, फिर कंसंट्रेशन बढ़ा फिर रेट बढ़ा, इसका ये मतलब हो गया। तो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। लेकिन वही यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए इस न्यूक्लियोफाइल को लेकर के, यदि ग्राफ प्लॉट किया जाए न्यूक्लियोफाइल को लेकर के ऐसा, यहाँ रेट और यहाँ OH माइनस, तो इस तरह का कर्व आता है। और इसका मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब नहीं हुआ इसका कि OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, लेकिन रेट तो एज इट इज है ना, कांस्टेंट है, रेट कहाँ ऊपर नीचे जा रहा है, ये तो वैसे ही है। तो इसका मतलब वही हुआ कि ये तुम कम लोगे फिर भी रेट इतना ही रहेगा, ये तुम ज़्यादा लोगे फिर भी रेट इतना ही रहेगा, रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसा। तो यह है ग्राफ जो बता रहा है कि किस तरह से रेट प्रभावित होगा कंसंट्रेशन चेंज होने से। लेकिन वही ग्राफ यदि यहाँ बनाया जाए SN2 के लिए, वही ग्राफ यदि SN2 के लिए बनाया जाए तो फिर ऐसा आएगा, रेट और यहाँ सबस्ट्रेट में है मिथाइल आयोडाइड, ऐसा, तो ऐसा ही कर्व आएगा। फिर रेट न्यूक्लियोफाइल लिया जाए CH3S माइनस, तो यहाँ भी ऐसा ही आएगा। मतलब वही है, मतलब वही है। ऐसा दोनों का मतलब साफ साफ दिख रहा है हमें, ऐसा। यहाँ भी मिथाइल आयोडाइड का कंसंट्रेशन बढ़ाए तो रेट बढ़ेगा, यहाँ भी CH3S माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाए तो रेट बढ़ेगा, दोनों जगह। तो इसका मतलब दोनों पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि रेट जो है वह दोनों पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। और इसलिए तो यह SN2 रिएक्शन हुआ ना, क्योंकि दो कंसंट्रेशन टर्म पे जो है इसका रेट यहाँ डिपेंड कर रहा है, ऐसा। तो इंट्रोडक्शन देख लिए हम लोग, SN1 SN2 है क्या, रेट से रिलेटेड बातें समझ में आ गई हम लोगों को, इससे ऑर्डर वगैरह का कंसेप्ट भी क्लियर हो चुका है इससे। अब आते हैं हम लोग फाइनली मैकेनिज्म में, SN1 का क्या मैकेनिज्म है, SN2 का क्या मैकेनिज्म है, इसमें आते हैं, फिर उसे डिटेल से हम लोग समझेंगे और करेंगे। ध्यान रखोगे, बहुत बड़ा कंसेप्ट है SN1 SN2, बहुत छोटा सा चीज़ है, जितना लोग हल्के में लेता है इसको उतना है नहीं, बड़ा ही कंसेप्चुअल चीज़ है। तो अब मैकेनिज्म की बात करेंगे हम लोग दोनों रिएक्शन के लिए, पहले SN1 देन SN2। mechanism of SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है। एग्जाम्पल इसका भी लिखे हुए थे, उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिए हुए थे और इसका रिएक्शन हमने करवाया था OH माइनस न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस डायरेक्ट कोई स्पीसीज नहीं है, पहले बता चुके हैं, एक्वस के OH यानी OH रहेगा, OH प्लस Br माइनस, ऐसा। अब SN1 रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म एक्सपेरिमेंटल नहीं होता है, मैकेनिज्म को एक्सपेरिमेंटली समझा जा सकता है, पता नहीं किया जा सकता, पता किया जा उसको थ्योरेटिकली प्रपोज किया जाता है सारे कंसेप्ट के आधार पर। तो इसका मैकेनिज्म कहता है कि SN1 रिएक्शन जो है वह 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे इसमें। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में सबसे पहले आयोनाइजेशन होगा ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन।
आयोनाइजेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। देखो यह जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया गया है, ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया गया है, इसमें कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड है जो कि वीक है और पोलर है, वीक है और पोलर है, दोनों वीक है क्योंकि कार्बन ब्रोमीन के साइज के अनुसार ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा है, बॉन्ड लंबा है और लंबा है तो कमज़ोर, और पोलर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते, कार्बन ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अंतर है तो उस हिसाब से पोलर है। ब्रोमीन पे पार्शियल माइनस दे सकते हो, कार्बन पे पार्शियल प्लस दे सकते हो, ब्रोमीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस हिसाब से। तो होगा क्या कि यहाँ हम लोग लेंगे कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बड़ा बड़ा वर्ड यूज कर दिए हम। पोलर नॉन पोलर का कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि जिसका डायपोल मोमेंट जीरो ना हो वैसे मॉलिक्यूल को हम लोग पोलर कहते हैं। प्रोटिक का मतलब यहाँ हो जाएगा प्रोटॉन देने वाला है, H+ डोनर। तो वैसे सॉल्वेंट जो पोलर हों और H+ दे सकते हों, H+ डोनर हों, वैसे सॉल्वेंट को हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। और इस कैटेगरी का बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। HOH, ROH, RCOH, तीनों में देख रहे हो एक बात कॉमन है, बोलो क्या कॉमन है? OH। OH बॉन्ड का कहानी अलग होता है। OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से बहुत ज़्यादा है, इस वजह से ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को करता है विड्रॉ, और जब विड्रॉ कर लेगा तो यहाँ से H को बाहर हो जाना पड़ेगा अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके इन द फॉर्म ऑफ H+, और H+ को ही तो हम लोग प्रोटॉन कह रहे हैं ना, H+ डोनर। तो ये सारे सॉल्वेंट हैं जो H+ डोनेट कर सकते हैं, H+ डोनर होंगे, इसलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्यों यही सॉल्वेंट होगा इसका तो चर्चा हम लोग करेंगे आगे, बस अभी सॉल्वेंट का नेचर क्या होगा ये समझना था। तो यह पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट करेगा क्या कि इस बॉन्ड को देगा तोड़ और इसको आयन में बदल देगा बड़ा जल्दी से, CH3 CCH3 CH3, इस पे आ जाएगा प्लस, तोड़ देगा, मतलब बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन ले लेगा, सॉल्वेंट काम करेगा तोड़ने का, और यहाँ से Br-, ऐसा हैलोजन है, 3 लोन पेयर पहले से होगा, बॉन्ड का 2 लेगा और इलेक्ट्रॉन तो 4 टोटल ब्रोमाइड है, न्यूक्लियोफ्यूज बन गया। और यह यहाँ से बना इंटरमीडिएट टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, जो कि एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ठीक, अब यहाँ इस स्टेप में एक बात और हम लोग को समझना है। पहला बात तो समझ आ गया कि बॉन्ड क्यों टूटा, किसके द्वारा टूटा, तो टूटा इसलिए क्योंकि कमजोर और पोलर था, और किसके द्वारा टूटा, तो सॉल्वेंट के द्वारा टूटा। ठीक, टूटने के बाद यह जो बना कार्बोकेटायन। अभी जो देख रहे हो तुम शुरुआत में इस स्पीसीज को, तो इस स्पीसीज पे अभी तुम्हें केवल पार्शियल चार्ज दिख रहा है, पार्शियल माइनस दिख रहा है, पार्शियल प्लस दिख रहा है, यहाँ फुल चार्ज दिख रहा है, टोटल प्लस टोटल माइनस, एक प्लस पूरा एक माइनस पूरा। तो इसका मतलब यह जो रिएक्टिंग वाला स्पीसीज अभी होगा ये लेस पोलर है, लेस पोलर है, लेकिन यहाँ जो स्पीसीज बने ये ज़्यादा पोलर हुए। चार्ज के आधार पे हम बता रहे हैं, पोलैरिटी चार्ज पे ही तो डिपेंड करता है, ये मोर पोलर हुआ ऐसा। अब होता क्या है कि जो स्पीसीज जितना ज़्यादा चार्ज होता है उसका स्टेबिलिटी उतना कम होता है, स्टेबिलिटी उतना कम होता है। एक नया बात सीख लो, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कि चार्ज यदि ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम, चार्ज यदि कम है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, इतना सा बात समझ लो। तो इसमें अभी चार्ज कम है, इसमें यहाँ चार्ज ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल हुआ, ये पूरा स्पीसीज लेस स्टेबल हुआ, बोथ कार्बोकेटायन एंड ब्रोमाइड, और ये ज़्यादा स्टेबल हुआ, मोर स्टेबल। अब इतना सा बात हमें बता दो, इतना सा बात हमें बता दो कि क्या कोई भी स्पीसीज मोर स्टेबल से लेस स्टेबल होना चाहेगा? नहीं चाहेगा। क्या ब्रोमीन कभी चाहेगा कि हम टूट के यहाँ से अलग हों? नहीं चाहेगा, क्योंकि टूटने के बाद इसका भी स्थिति खराब हो रहा है, इसका भी खराब हो रहा है। हाँ वीक ही बॉन्ड है लेकिन जुड़ा हुआ तो है ना,
कमजोर ही रिश्ता है लेकिन जुड़े हुए तो है ना, टूट करके अलग हो गए तो उसका अलग बेचैनी, इसका अलग बेचैनी, कोई मतलब ही नहीं रहेगा वहाँ ऐसा। तो इस केस में यह बॉन्ड टूटना नहीं चाहेगा, ब्रोमीन यहाँ से बाहर नहीं होना चाहेगा, ज़बरदस्ती सॉल्वेंट इसको करेगा ऐसे, तो स्टेप स्लो हो जाएगा। तो यह स्टेप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा मतलब कि बड़ा धीरे धीरे बॉन्ड टूटेगा। ब्रोमीन का तो मन है नहीं, तो सॉल्वेंट जितना जोर लगाएगा लगा ले, ब्रोमीन अपने मर्जी से नहीं हटेगा क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो रहा है, लेस पोलर से मोर पोलर या मोर स्टेबल से लेस स्टेबल जा रहा है, इस वजह से। तो यह स्टेप यहाँ क्या हो जाना है, स्लो हो जाना है। तो याद रखोगे कि SN1 रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप है जिसमें आयोनाइजेशन होता है सबस्ट्रेट का और कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, वह स्टेप स्लो है। स्लो होने का वजह हम बता दिए साफ साफ, चार्ज बढ़ रहा है और चार्ज बढ़ने के चलते स्टेबिलिटी सिस्टम का घटता है और कोई सिस्टम नहीं चाहेगा कि वह पहले से कम स्टेबल रहे, इसलिए ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा प्रोसेस। अब स्टेप 2 में क्या होगा भाई, स्टेप 2 में क्या होगा इसमें, तो स्टेप 2 में अब होगा यहाँ कि यह जो कार्बोकेटायन बना उसका तो स्थिति और भी दयनीय हो चुका है, और भी दयनीय हो चुका है स्थिति चार्ज आने के चलते पूरा का पूरा। अब कार्बोकेटायन का पूरा कहानी हम लोग सुने हुए हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट में कि कार्बोकेटायन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके स्टेबिलिटी को कैसे समझा जाता है, कौन से सब्स्टिट्यूएंट कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करते हैं, कौन से डीस्टेबलाइज करते हैं, सब कुछ सुना हुआ है। तो वही सारे कंसेप्ट यहाँ इन्वॉल्व होंगे। तो उसमें हम लोग देख चुके थे कि जो कार्बोकेटायन होता है जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके अगल बगल यदि अभी 3 सिग्मा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है मतलब प्लानर है ऐसा। ये कार्बन स्टेप 2 की बात कर रहे हैं जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। हेडिंग हम लोग देंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ OH- टू द कार्बोकेटायन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा प्लानर स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो हम लोग देख चुके थे कि कार्बोकेटायन में कार्बन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, एक खाली ऑर्बिटल होता है, एंड द ऑर्बिटल इज 2pz, एंड द ऑर्बिटल इज 2pz ऐसा, प्लस दिस इज एम्प्टी 2pz ऑर्बिटल, खाली, बिल्कुल खाली कार्बोकेटायन का। और वह जो sp2 हाइब्रिडाइज वहाँ कार्बन हुआ जिसके लिए यह प्लेन पूरा बन रहा है, XY प्लेन है क्योंकि z ऑर्बिटल तो खाली है ना ऐसा, दिस इज XY प्लेन। और अब यहाँ से सारा दारोमदार जाएगा न्यूक्लियोफाइल पे। न्यूक्लियोफाइल में यहाँ ऑक्सीजन के पास भरा हुआ ऑर्बिटल है जो ऑब्वियसली यहाँ उसका कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल टाइप का होना है ऑक्सीजन के लिए, या एटॉमिक ऑर्बिटल भी है। तो ओवरऑल जानो कि यह जो इसका लोन पेयर है वो कोई फील्ड ऑर्बिटल में, भरा हुआ ऑर्बिटल में है। और पहले बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन से भरे हुए ऑर्बिटल होते हैं उनका एनर्जी हाई होता है जिसे हम होमो कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिस ऑर्बिटल खाली होता है एनर्जी बेसिकली उसका कम होता है जिसे हम लूमो कहते हैं। तो कार्बन का लूमो न्यूक्लियोफाइल का होमो के बीच होगा इंटरैक्शन, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इसमें। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ज़रा तरीका देख लो, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का तरीका देख लो कि यह कार्बोकेटायन है जो प्लानर है, दिस इज प्लानर कार्बोकेटायन। कार्बन 2 इधर CH3 एक उधर, और इसी कार्बन पे यहाँ बीच में है ऐसा एम्प्टी ऑर्बिटल। इस एम्प्टी ऑर्बिटल चूँकि P है तो इसका एक लोब प्लेन के ऊपर है, एक लोब प्लेन के नीचे है, और यहाँ कोई स्पीशीज है इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो ये जब स्पीशीज इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन देने का मतलब ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, उसका ऑर्बिटल होमो और इसका ऑर्बिटल लूमो ओवरलैप करेगा। तो देखो ओवरलैपिंग जितना चांस ऊपर से होने का है उतना ही चांस नीचे से होने का है, क्योंकि प्लानर है ना, प्लानर है तो जैसा ऊपर से दिखेगा वैसे ही नीचे से दिखेगा। तो जितना चांस इस न्यूक्लियोफाइल का इधर से आने का है जुड़ने का, उतना ही चांस नीचे से आकर के जुड़ने का है। दोनों तरफ से जो है उस न्यूक्लियोफाइल का आकर के जुड़ने का पॉसिबिलिटी बराबर है, सेम है। तो वही होगा कि यह अपना इलेक्ट्रॉन इसमें भी दे सकता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन इसमें भी दे, प्रोडक्ट वही बनेगा लेकिन अरेंजमेंट अलग होगा उसका, अरेंजमेंट अलग होगा उसका। इसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं।
अब चूंकि जब वो अटैक होगा तो फिर से वहाँ नया सिग्मा बन जाएगा, तो एक में हम लोग OH राइट दिखा देते हैं और एक जब नीचे अटैक किया तो OH को लेफ्ट दिखा देते हैं, OH को लेफ्ट साइड दिखा देते हैं। दो प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसा दोनों इक्वली बनेंगे, बोथ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड इक्वली, दोनों बनेंगे, कोई एक नहीं, 50% दिस वन एंड 50% दिस वन। एक ही प्रोडक्ट के दो अलग अलग स्पाशियल अरेंजमेंट होंगे, और जब ऐसा सिचुएशन हो कि एक ही प्रोडक्ट के एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग स्पाशियल अरेंजमेंट हो जो कि एकदम एक दूसरे का रिवर्स हो, मतलब यहाँ OH राइट है तो यहाँ OH लेफ्ट है, ऐसा, तो ऐसे दो को एक दूसरे का इनैंसियोमर्स कहते हैं, एक दूसरे का इनैंसियोमर्स कहते हैं। पढ़ोगे, आइसोमेरिज्म का कंसेप्ट है, सुन लो अभी केवल, कि एक ही मॉलिक्यूल के दो अलग अलग स्पाशियल अरेंजमेंट, माने स्पेस में ग्रुप का अरेंजमेंट जो एक दूसरे का एकदम रिवर्स उल्टा हो, एकदम उल्टा है, इसमें OH राइट है उसमें लेफ्ट है, तो ऐसे कंपाउंड को एक दूसरे का एनैंसियोमर्स कहते हैं। और ये पूरा मिक्सर एक साथ जब हो तो इसे हम लोग रेसमिक मिक्सर कहते हैं। मिक्सर को क्या कहते हैं? रेसमिक मिक्सर, प्रोसेस रेसिमाइजेशन, ऐसा एनैंसियोमर्स का मिल करके रेसमिक मिक्सचर बनाना क्या कहलाता है? रेसिमाइजेशन। अब इस स्टेप की बात करोगे तो यहाँ देखो ये दोनों चार्ज हैं, जुड़ने के बाद चार्ज खत्म। अब चार्ज खत्म हो गया मतलब वही बोले कि चार्ज जितना कम रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल। तो यहाँ चार्ज नहीं है, यहाँ यहाँ चार्ज है, यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ ही कम स्टेबल है, यहाँ ज़्यादा, तो ऑब्वियसली स्टेप फास्ट हो जाएगा, तुरंत से चाहेगा, वेलकम करेगा कार्बोकेटायन OH का, आ जाओ जुड़ो, आ करके जुड़ो ताकि मेरा भी चार्ज खत्म हो जाए, तुम्हारा भी खत्म हो जाए, प्रोडक्ट भी बन जाए, काम खत्म। अब यह जो रिएक्शन दो स्टेप में हुआ, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि आयोनाइजेशन हुआ, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ बताया इसको हम। स्टेप स्लो हुआ, स्लो होने का भी वजह बता दिए। सेकेंड स्टेप में कि जो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना, उसी कार्बोकेटायन के साथ न्यूक्लियोफाइल कंबाइन किया, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, होमोलुमो इंटरैक्शन हुआ, और तब जाकर के वहाँ प्रोडक्ट बने, दो अपोजिट स्पाशियल अरेंजमेंट वाले रेसमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन हुआ वहाँ, और यह स्टेप फास्ट हुआ। अब जो हम लोग लिखे थे कि आखिर SN1 रिएक्शन का रेट केवल और केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड क्यों करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड क्यों नहीं करता है, जबकि है तो दोनों में से एक भी ना रहे तो रिएक्शन नहीं होगा, दोनों में से एक भी ना रहे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको आप एग्जाम्पल से समझ लो, समझ में आ जाएगा कि आखिर दो हैं लेकिन रेट एक पे ही क्यों डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब समझ लो, आप ऐसे समझ सकते हो इसका मतलब कि जैसे मान लो घर में दो व्यक्ति हैं जो कमा रहे मतलब कि पैसे अर्न कर रहे हैं अपना कुछ करके। अब दोनों कमा रहे हैं तो इसका मतलब घर के दोनों सदस्य हैं तो दोनों का तो इम्पोर्टेंस है ही, ऐसा बात नहीं है कि नहीं, दोनों में से कोई भी एक घर में नहीं रहेगा तो अधूरा सा लगेगा घर। लेकिन है ऐसा कि यदि कुछ काम पड़ता है, कोई फेस्टिवल आता है, कुछ और होता है, तो उसमें से पैसा कोई बार बार एक ही आदमी लगाता है, दूसरा नहीं लगाता है, कमा दोनों रहा है लेकिन लगाता बार बार कोई एक ही है। तो बताओ उसमें जो कंसिडरेशन होगा, जो वैल्यू होगा, वह किसका होगा? दोनों कमाने वाले का, कि दोनों में से एक का जो पैसा लगा रहा है या उसका जो नहीं लगा रहा है? तो ऑब्वियसली जो लगा रहा है, कमा तो दोनों रहा था लेकिन वैल्यू तो उसका हुआ ना जो समय पे काम दिया, जो कंसिडरेशन में है। तो वही चीज़ यहाँ है कि दोनों हुए रिएक्टेंट, लेकिन हम लोग वैल्यू केवल यहाँ अल्काइल हैलाइड को दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि स्लो वाले स्टेप में जो इन्वॉल्वमेंट है वह इन्वॉल्वमेंट केवल इसका है, सबस्ट्रेट का। न्यूक्लियोफाइल इसमें कहाँ है? देखो तो न्यूक्लियोफाइल इसमें आया कि नहीं? न्यूक्लियोफाइल तो सेकेंड स्टेप में आया जो फास्ट है। स्लो स्टेप में कहाँ आया है? आप बोलोगे सर स्लो स्टेप का क्या मतलब यहाँ हुआ, क्यों जोर दे रहे हो आप इस स्लो स्टेप पे? तो स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल काइनेटिक्स का कंसेप्ट आया यहाँ पे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कि यदि कोई रिएक्शन, कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रहा हो तो उसमें से उस रिएक्शन का जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जो स्टेप सबसे स्लो होता है, वही स्टेप रिएक्शन के रेट को निर्धारित करता है। तो ये दोनों फास्ट था, दोनों में से फास्ट वाले स्टेप से इसका कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब है इस स्टेप पे रेट डिपेंड करेगा। और यह फुल्ली लॉजिकल है, तार्किक है, इसका वैसा कोई फैक्ट नहीं है, लॉजिकल है। कैसे लॉजिक है ज़रा समझना ध्यान से इस बात को तुम, कि एक बहुत बड़ा फील्ड है, मैदान, ग्राउंड,
जहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं, हजारों की संख्या में, और उस पूरे फील्ड में, ग्राउंड में कोई एक गेट है बाहर अंदर जाने का, एक गेट है। ऐसे समझ लो कि बहुत बड़ा ग्राउंड है और इसमें यहाँ से एक गेट लगा हुआ है जिससे लोग आ जा सकते हैं। ठीक, हजारों की संख्या में लोग यहाँ हैं, बहुत सारे। अब अचानक से पता चला क्या कि इस ग्राउंड में कहीं बॉम्ब है, इस ग्राउंड में कहीं बॉम्ब है। क्या होगा? भगदड़ मचेगी, सारे लोग बाहर जाना चाहेंगे, लेकिन बाहर जाने का एक ही रास्ता है। तो इधर से दौड़ेंगे तो सब, इधर से दौड़ेंगे तो सब, लेकिन क्या निकल जाएंगे सब? अरे निकलने का रेट डिपेंड करेगा मात्र इस चीज़ पे, एक गेट कितना बड़ा है उस पे। तो ग्राउंड इतना बड़ा था, सारे लोग एक साथ दौड़े, तो यहाँ निकलेंगे कितने? क्या ये लोग पे डिपेंड किया कि पूरे ग्राउंड का साइज पे डिपेंड किया? नहीं, ये डिपेंड किया केवल और केवल इस छोटा चीज़ पे, ये जो छोटा सा गेट लगा हुआ था ना, उस पर डिपेंड किया, छोटा चीज़ पे। समझ रहे हो बात को ना, कि यहाँ बहुत तेज़ी से भी दौड़ेंगे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कितना हो फास्ट जाएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिपेंड करेगा यहाँ कि यहाँ से एक बार में कितने लोग निकल सकते हैं, वही रेट रहेगा बस। तो ये छोटा चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मतलब स्लो चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ये पूरा बड़ा सा चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब फास्ट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लॉजिकल है, इसको तुम समझ लो ना बड़ा बढ़िया सा एग्जाम्पल से। तो यहाँ सब कुछ डिपेंड किया इस छोटे से चीज़ पे, इस स्लोएस्ट चीज़ पे, कि यहाँ से कितने लोग निकल सकते हैं एक बार में, दौड़ के कितने जाएंगे उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दौड़ करके कितने जाएंगे। समझ रहे हो? तो यही कंसेप्ट यहाँ लागू होता है कि यदि कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में हो रहा हो, कोई स्लो है कोई फास्ट है, तो उस केस में जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और चूंकि स्लोवेस्ट स्टेप में यहाँ केवल और केवल सबस्ट्रेट आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल नहीं आ रहा है, इसलिए इस रिएक्शन का रेट केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा। यही है SN1 रिएक्शन। बाकी और भी बहुत कुछ इसमें है जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसिडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।